सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का चैप्टर ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द केपलर्स लॉस देखे थे हमने एंड वी हैव डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था एंड वी हैव सीन द शेल थ्योरम इन द लास्ट लेक्चर विच वाज प्रपोज्ड बाय द न्यूटन। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन इट। आज का जो हमारा लेक्चर है हम लोग एनसीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। वी आर गोइंग टू सी द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू ही गॉट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे फ्रॉम द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सर्टेन हाइट एट सर्टेन डेप्थ एंड एट सर्टेन एल्टीट्यूड, और रोटेशन ऑफ द अर्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द ग्रेविटी। ठीक है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का विच इज़ बीन लिंक्ड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वी आर गोइंग टू सी दैट कॉन्सेप्ट एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू सी द एस्केप स्पीड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये 4 कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू कवर अप। तो आज का हमारा कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप किस तरीके से होगा, हम लोग हमारा जो स्टार्ट होगा वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रिलेशनशिप विच इज़ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारा बाय द वर्च्यू ऑफ मासेस होता है कि किसी दो बॉडीज़ में जिसमें मासेस हैं वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट इज़ बीन गिवन बाय जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या होती है कि मेरी वो फोर्स जब मेरे दो मास मेरे 1 kg के एट ए डिस्टेंस 1 मीटर रखे हों तो व्हाट दैट वैल्यू ऑफ द जी कमिंग इन विच इज़ दैट वैल्यू ऑफ द फोर्स विच इज़ जो फोर्स आएगी दैट इज़ इक्वल टू माई जी। ठीक है, बट हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे अब। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर जी। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंड दिस अप्लाइज फॉर ऑल द बॉडीज विच बिकॉज इट इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ मासेस। तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बॉडी जितनी भी बॉडी है इफ़ दे आर हैविंग द मास सो दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, चाहे हेवनली बॉडीज़ हों चाहे फिर बहुत छोटी से छोटी बॉडी हो। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी देयर। ठीक है, अगर छोटी बॉडी होगी तो मास कम होगा तो उसका एफ जी का इम्पैक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट कम होता है, तभी ये फोर्स ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का ज़्यादा जो हमारे को ऑब्जर्व होता है उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज़ ऑन द हेवनली बॉडीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक और देखा था वी आर गोइंग टू यूज़ दिस थिंग शेल थ्योरम। शेल थ्योरम में क्या बताता था कि मेरी एक शेल है। ठीक है, शेल है, अगर उसके मैं बाहर कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा। बेसिकली ये जो होता है मेरा पॉइंट मासेस के लिए होता है, बट न्यूटन्स एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ दिस पॉइंट मासेस बाई कंसिडरिंग द सिमेट्री ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेल है मेरी ये और यहाँ पे मेरे को पॉइंट मास रखा हुआ है। इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन देम, तो हम लोग क्या करते हैं वी एज्यूम कि जो मेरी ग्रेविटेशनल सेल है के इट इज़ एट अ सेंटर ऑफ द इट इज़ एट अ सेंटर कंसेंट द होल मास इज़ बीन कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, इसको इस तरीके से वी कैन एज्यूम इट। ठीक है, कि द होल मास ऑफ दिस शेल इज़ बीन कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। अब ये सेंटर पे इसका होल मास आ गया, ये ओवरऑल मास था, पहले स्प्रेडेड ओवर मास था, अब ये सेंटर पे होल मास आ गया। अब एज ए पॉइंट की तरह ट्रीट करें। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ठीक है, ये होता है मेरा शेल थ्योरम व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड एंड व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड। तो इस पर जो मेरी फोर्स होती है दैट इज 0 बिकॉज हर जो मास होगा इट इज़ गोइंग टू बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पॉइंट पी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो मेरा पी पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्फेरिकल शेल आएगा वो मेरा 0 आएगा। ठीक है, सो ये तो कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन ऑर्डर टू डिराइव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वी आर गोइंग टू यूज़ दीज 2 कॉन्सेप्ट बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑन द अर्थ एंड अर्थ वी आर गोइंग टू यूज़ अर्थ इज़ अ सॉलिड मास, सॉलिड स्फेयर होता है। तो सॉलिड स्फेयर किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ कंसेंट्रिक शेल बनाएंगे बिकॉज अर्थ इज़ नथिंग बट मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक शेल। एक बड़ी हो गई फिर उससे छोटी हो गई फिर उससे छोटी हो गई फिर उससे छोटी, इस तरीके से एक सॉलिड स्फेयर बन जाएगा बाय टेकिंग स्मॉल शेल्स। ठीक है, तो अब एक शेल का देखेंगे तो इसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये भी एक शेल को अगर हम ट्रीट करेंगे तो वी कैन ऑल्सो ट्रीट दिस सॉलिड एट द सेंटर, द होल मास इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो इस तरीके से ट्रीट करके वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो वही हम देखेंगे इधर कि so in this first we are going to find out the value of g by the Cavendish experiment. उसके बाद हम देखेंगे acceleration due to gravity using the shell theorem inside और outside। जो हम यहाँ पे shell theorem देखी थी, outside के लिए we consider कि shell का total mass will be situated at the center। तो this is our force और inside के लिए हो जाती है 0। ठीक है, inside के लिए हो जाती है 0।
बट दिस इज़ अ शेल, नॉट अ सॉलिड स्फेयर, शेल के लिए है ये, ठीक है, नॉट अ सॉलिड स्फेयर। फिर हम देखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड का देखेंगे एंड ऑन द सरफेस देखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ शेल थ्योरम वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी डिराइव करेंगे। फिर हम देखेंगे एट ए हाइट और उसका एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलेंगे, उसके इस अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, एक तो इसमें एक अगर मेरी हाइट इन कंपेरेबल विद योर रेडियस ऑफ योर अर्थ है तो उस केस में देखेंगे, और इफ़ योर हाइट इज़ वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ द अर्थ है तो उस केस में हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी। वी आर गोइंग टू सी दैट। फिर हम देखेंगे डेप्थ, विद द डेप्थ if I have to find out if this is a earth और किसी अर्थ पे at a distance d, if I have to find out this is my depth at a distance g, if I have to find out I have to find out my gravity here, so we will derive that, ठीक है। यहाँ पे जीरो नहीं होगी बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट अ अर्थ इज़ नॉट अ शेल, ठीक है। शेल केस में वी डिराइव इट, अगर ये शेल होती तो वी कैन से इट इज़ अ जीरो, बट इट इज़ नॉट अ शेल। तो इसके अंदर भी वी आर गोइंग टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ शेल ओनली, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ शेल ओनली एंड वी आर गोइंग टू डिराइव के डेप्थ के अंदर कितना होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे लैटिट्यूड का इम्पैक्ट क्या होता है, अर्थ के रोटेशन का इम्पैक्ट क्या होता है ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्या इम्पैक्ट होगा ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट और अलाइंड अप करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर अब एक मेजर कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज़ अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट शोज़ कि आपकी कितना पोटेंशियल है टू डू द वर्क, ठीक है। उसके अंदर बिकॉज आपके अंदर एनर्जी है देन ओनली यू कुड एबल टू डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो अगर एनर्जी नहीं है तो यू कैन नॉट डू द वर्क। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बताता है कि मेरे सिस्टम में बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन सम एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड, ठीक है। वो स्टोरेज ऑफ द एनर्जी बताता है जो मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। पोटेंशियल मतलब क्या, आई कैन यूज़ इट इन द फ्यूचर, ठीक है। So that is what is called the gravitational potential energy which comes up because of the gravitational force की वजह से, ठीक है। ये जो potential energy आती है it comes up because of the conservative forces only, ठीक है। बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हमारे एनर्जी स्टोरर्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं, इफ़ यू डू द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, इफ़ यू डू एन एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स रादर देन स्पेंडिंग द एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने कंसेप्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी वी हैव सीन, हमने 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी, ठीक है। ये 3 एनर्जीज हमने देखी थी वेयर वी कैन स्टोर द एनर्जी टू डू द वर्क लेटर ऑन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं एंड हाउ वी आर गोइंग विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाउ द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू इट एंड हाउ इट इज़ बीन लिंक्ड विद द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ एक जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट जो आपकी कंजर्वेटिव वर्क होता है दैट डू द वर्क विद द एक्सपेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल तक, तो जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज होगा दैट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर ये आपको पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन दे रखी है तो दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स ओनली, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्शन में करता है। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे मेरी 100 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मेरी 5 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरा जो कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स विल बी अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ माई डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, 95 हो रही है, सो दैट इज बीन डन बाय द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से वी आर गोइंग टू डिराइव अ जनरल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बाय द डूइंग द वर्क डन, इफ यू टेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2, सो 1 से 2 तक ले जाने पे, सो व्हाट इज माय पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिराइव दिस कॉन्सेप्ट, जनरल केस डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। और वर्क एक्सटर्नल हम लोग वी आर गोइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट वेरी स्लोली, तो हमारा जो फोर्स एक्सटर्नल होगी दैट इज इक्वल टू योर फोर्स ग्रेविटेशन, ठीक है। बहुत स्लोली मूव करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे टू गेट आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि कंसेप्ट होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, फील्ड कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट होता है मेरा स्केलर कॉन्सेप्ट होता है कि हर पॉइंट पे एक ऐसी स्केलर वैल्यू है कि उस पॉइंट पे दैट स्केलर वैल्यू इज गोइंग टू गिव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि दैट यूनिट मास, अगर आपको कोई बॉडी है, अगर इफ़ यू आर कैरिंग अ यूनिट मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट पी, इफ़ यू आर कैरिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पे जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द पोटेंशियल, ठीक है। बट द मास विल बी यूनिट मास, ठीक है, यूनिट मास के लिए।
बट लेटर ऑन अभी हम देखेंगे तो वील गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। बेसिकली ये हर एक पॉइंट का बताता है, जैसे वेक्टर अगर ये देखूँ तो ये मेरा इफ़ माई दिस अर्थ इज़ देयर, तो ये बताता है मेरा हर पॉइंट पे कि अगर मैं कोई मास यहाँ पे रखूँगा तो इट इज़, ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये इसको इधर इधर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक स्केलर पॉइंट भी होता है जो बताता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है। सो दैट इज बीन गिवन बाय माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो दैट इज अ स्केलर पॉइंट्स, ठीक है। फिर इन कॉन्सेप्ट के बाद वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, और वे हम इसी कॉन्सेप्ट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी आर गोइंग टू ड्राइव द एस्केप स्पीड, ठीक है। एस्केप स्पीड हम देखेंगे, इट इज़ नथिंग बट कि आप कोई बॉडी फेंकते हैं तो बॉडी आपकी नॉर्मली आप धीरे स्पीड से फेंकेंगे तो इट विल फॉल ऑन द अर्थ, आप थोड़ी और तेज़ करोगे तो थोड़ी और हाइट पे जाएगी, फिर गिर जाएगी। फिर आप और यू अप्लाई सम मशीन्स तो क्या करेगा, वो और ज़्यादा हाइट पे फेंक देगा बट वापस आएगा, बट एक ऐसी स्पीड होगी जिससे वो वापस नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द अर्थ के जो अट्रैक्शन है, इट विल गो अवे, ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू ड्राइव दैट स्पीड थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस एस्केप स्पीड इज गोइंग टू डिफाइन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर, मून का एटमॉस्फेयर, जुपिटर का एटमॉस्फेयर, हाउ द एस्केप वेलोसिटी इज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर, राइट। सो लेट्स गेट इनटू द एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में सबसे पहला हमारा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था थ्रू द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ये हमारे को फ्रंट व्यू दे रखा है, वी आर गोइंग टू सी दिस इन द साइड व्यू में, देखते हैं थोड़ा और बेटर दिखेगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं कैवेंडिश कि एक टॉर्शन वायर ले लिया, इस पर दो मेरे मासेस लगा रखे हैं, ठीक है। दिस मासेस दे हैव बीन कनेक्टेड विद सम लाइट थिन रॉड, ठीक है। ये मासेस हैं, इसका बहुत लेस मास होता है, ये मेरे स्मॉल मासेस हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट ये है, और देन दो मासेस मेरे बड़े बड़े मासेस दे बॉट इट नियर टू इट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मासेस, अब ये छोटे मास क्या होंगे, ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से फोर्स मेरी दोनों पे बराबर होगी, जिसकी वजह से मेरा द बॉडी इज ओनली गोइंग टू टॉर्क, द बॉडी इज ओनली गोइंग टू रोटेट, टॉर्क लगेगा, देयर द बॉडी विल नॉट बी हैविंग एनी लीनियर मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये टॉर्क लगेगा, तो ये वाला जो पार्ट ये, सो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो नाउ ये इस पे जो ये बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ गोइंग टू, इस पे फोर्स लगेगा, नाउ इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस पे फोर्स लगेगा, नाउ इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, ठीक है। ये रोटेट करेगा, अब ये कितना रोटेट करेगा दैट डिपेंड्स कि आपका ये जो टॉर्शन वायर है इसमें कितना रिस्टोरिंग टॉर्क जब तक ये बैलेंस नहीं कर देगा, ठीक है। जब तक ये भी टॉर्शन वायर भी रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये टॉर्शन वायर जितना रोटेट करेगा वो उतना रोटेट करेगा जितना विच इज़ इक्वल टू माई ग्रेविटेशनल टॉर्क, ठीक है। टॉर्शन वायर की टॉर्क जो होगी दैट इज इक्वल टू योर ग्रेविटेशनल टॉर्क, उतना रोटेट करेगा, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप एंड वी आर गोइंग टू डिराइव द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम एयर, ठीक है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट यही था कि हमारे दो मासेस हैं, सो यहाँ पे so S2 and these two are the large spheres, ठीक है। these two are the large spheres and these two are the small sphere। ये इसके पास लेके आए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इस पर अट्रैक्शन होगा, they will move in this direction, जिसकी वजह से क्या होगा, ये टिल्ट कर जाएगा, this will be going to get tilt, sorry this is going to get tilt, ये इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा। अब ये टिल्ट कितना करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द इसकी रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस, ठीक है। सो यहाँ पे वही है कि टू लार्ज लेड स्फेयर्स यू बॉट इट नियर टू द स्मॉलर वन, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी नेट फोर्स बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल हैं, देयर विल नॉट बी एनी नेट फोर्स, बट आपका क्या होगा, टॉर्क विल बी देयर, ठीक है। टॉर्क विल बी देयर एंड टॉर्क कितना होगा, इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर इसके अबाउट मैं टॉर्क निकालूँ तो इसका टॉर्क कितना होगा कि इसके अबाउट निकालते हैं तो इसका तो इस वाली फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, सॉरी इसके अबाउट निकालते हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसके अबाउट ये इधर फोर्स लग रहा होगा तो इसके अबाउट मैं निकालूंगा तो इधर फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा इस वाले पॉइंट के अबाउट तो इस वाली फोर्स का तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज़ R0, और इस वाली फोर्स का कितना हो जाएगा F इंटू दिस टोटल लेंथ, ठीक है, F इंटू लेंथ बिटवीन देम, ठीक है। दैट इज़ माई टॉर्क, और F कैसे निकलेगा, F इज़ नथिंग बट योर G जो M जो इसका मास है, ठीक है, इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज यू टेक इट d², ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सो दैट इज द फोर्स इनटू जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेंथ, और दैट इज विल बी इक्वल टू योर रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ योर वायर। रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी हो जाएगी आपकी, यू कैन कंसिडर k टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। दैट इज योर दैट इज अ कांस्टेंट
दैट इज़ योर टॉर्शनल कांस्टेंट, और ये आपका थीटा जितना रोटेट हुआ, ठीक है। तो आप थीटा ऑब्जर्व कर सकते हो थ्रू द एक्सपेरिमेंट। दिस यू कैन गेट इट सेपरेटली, ठीक है। आप कोई और यू टेक सम अदर कोई और फोर्स से इसको रोटेट करो एंड यू कैन मेजर कि कितनी फोर्स पे कितना रोटेट कर रहा है। तो ये के यू कैन गेट इट सेपरेटली, ठीक है। के की वैल्यू आपको पता रहती है वायर की, थीटा आप इससे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। डी आपको पता है कितने डिस्टेंस पे रखा है, एल आपको पता है, एम दोनों के मासेस पता है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर जी, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे अब। सो यहाँ पे वही किया हुआ हमने, ड्यू टू द टॉर्क द सस्पेंडेड वायर विल गेट ट्विस्टेड टिल द रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द वायर विल इक्वल टू द ग्रेविटेशनल टॉर्क, ठीक है। ये मेरी ग्रेविटेशनल टॉर्क लग रही है इस पर, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल टॉर्क विल बी इक्वल टू माई टॉर्शनल टॉर्क, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट करेगा वायर भी, तो दैट विल बी इक्वल टू माई टॉर्शनल टॉर्क जब तक मेरी हो जाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क जब तक हो जाएगी, टिल दैट पॉइंट विल उस इक्वेशन उस इक्वेट वाले पॉइंट तक वी हैव टू टेक इट, ठीक है। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो इन दोनों के बीच में पहले फोर्स कितनी है, फोर्स इज जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द, ये जो हमने डिस्टेंस रखा हुआ है इन दोनों के बीच का, दैट इज डी डिस्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट द टॉर्क्स, दोनों टॉर्क को इक्वेट किया तो फोर्स, दिस इज फोर्स इनटू लेंथ दैट इज इक्वल टू माई, सो टॉर्क का हम लोग यूजुअली टाउ यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो दिस इज़ नॉट द टॉर्क, दिस टाउ इट्स अ के कांस्टेंट जो है मेरा, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क का जो कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट यू कैन टेक इट, बट हम लोग बेसिकली टाउ यूज़ करते हैं टॉर्क के लिए ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। सो यू कैन टेक इट के इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को आपको जी निकालना है, तो जी विल बी नथिंग बट के थीटा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एल। एल आपको पता है दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस, एम और एम कैपिटल मास, कैपिटल बड़ा वाला मास छोटा वाला मास दोनों पता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है डी स्क्वायर आपको दोनों के बीच का ये डिस्टेंस पता है, यू नो दिस डिस्टेंस। थीटा आप निकाल लोगे कितना आपका टर्न किया ये, एंड के की वैल्यू आपको पता है, सेपरेटली यू हैव कैलकुलेटेड फॉर द वायर, तो इससे आपका जी निकल जाएगा। जी आपका कितना आता है, जी थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आई थी बट लेटर ऑन इट हैज़ बीन रिफाइंड, जो अब जो जी की जो लेटेस्ट वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो ये वो वैल्यू है जब मेरे दोनों मास 1 हो जाए एट ए डिस्टेंस 1 मीटर पे। अगर मैंने दोनों मास रखे हुए हैं, ये दोनों मास m 1 kg एट ए डिस्टेंस 1 मीटर पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू योर दिस फोर्स 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, सो दिस इज द फोर्स विच इज बीइंग देयर, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को हम लोगों ने, अर्थ इज नथिंग बट अ सॉलिड स्फीयर, तो हम लोगों ने क्या किया, वी टेक इट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल, इसको वी टेक इट इनटू द लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल, ठीक है। अब हमने देखा था एक कॉन्सेंट्रिक शेल को वी कैन कंसिडर कि इट इज़ द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट ए सेंटर। अगर मेरे को किसी बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है तो हमने इस शेल को हमने देखा था एट द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सेम वे हम ये सारी शेल को एक एक करके सारे मास को हम लोग वी कंसिडर इट इज द होल मास इज बीन कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, तो वी कैन टेक इट दिस इज माई मास ऑफ अर्थ, सो वी कैन टेक इट मास ऑफ अर्थ, ठीक है, विच इज़ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। और मेरे को अगर किसी आउटसाइड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरे को इस स्मॉल मास है मेरा, इस पे मेरे को अगर फोर्स निकालनी है दैट इज़ नथिंग बट योर फोर्स जी दैट इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर, ठीक है। वी कंसिडर द स्फेरिकल शेल थ्योरम लगा दिया हमने इंटू m डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r²। सो दिस इज माई ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द मास इज आउटसाइड, स्मॉल मास इज आउटसाइड। अब मेरा इनसाइड मास हो जाए, व्हेन द मास इज इनसाइड देन द केस विल बी डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि इनसाइड में हमने पहले क्या देखा था, इन द लास्ट इनसाइड में हम लोगों ने इन द लास्ट वी हैव सीन जो स्फेरिकल शेल होती है उसमें अगर मैं इनसाइड अगर कोई पॉइंट लूँ तो उस पर जो मेरा फोर्स होती है, फोर्स ग्रेविटी का फोर्स होती है दैट इज़ 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैं शेल ले रहा हूँ, ठीक है, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट, ये है मेरा, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट हेयर, ठीक है। सो इस पॉइंट पे निकालना है। सो सपोज यहाँ पे देखते हैं, इस वाली फिगर में देखते हैं, तो मेरे को इस वाले पॉइंट पे निकालना है, दिस इज़ योर अर्थ, ठीक है, दिस इज़ योर अर्थ। आपको इस वाली पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटी। तो यहाँ पे यू टेक द कंसेंट्रिक शेल्स, आप कंसेंट्रिक शेल्स ले लो, तो जो इस पॉइंट के बाहर वाली कंसेंट्रिक शेल हैं उनकी वजह से ये जो जितनी भी है मेरी जो इसके अंदर वाली जो शेल्स आएंगी इनकी वजह से जो उस पॉइंट पे होगा दैट विल बी फोर्स विल बी 0, ठीक है। इनकी वजह से 0 आएगा, जो कि हमारी शेल थ्योरम थी कि अगर शेल थ्योरम का मेरा अंदर की साइड में कोई मेरा मास रखा हुआ है तो शेल की वजह से इस पर द फोर्स विल बी 0। तो इस पॉइंट के बाहर जो मेरी शेल्स बनेंगी उनकी वजह से मेरा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। अब जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ द शेल इनसाइड, ठीक है। इनसाइड वाली जो शेल, इनसाइड वाला जो मास है उसकी वजह से इसके ऊपर आएगा, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, ठीक है।
तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे को यूनिफॉर्म, वी कंसिडर द अर्थ इज़ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म होती है, वी आर टेकिंग दिस एज एन एजम्पशन। तो नाउ द फोर्स विल बी जी एम, ये इफ़ यू टेक इट जी एम एस ले लो आप, ठीक है, ये अंदर वाला मास इतना मास ले लो, एम एस इंटू एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नाउ यू चेंज दिस एम एस इंटू, बिकॉज द मास इज यूनिफॉर्म, आपको पता है 4/3 पाई आर, अर्थ रेडियस अर्थ का मास कितना था, एम ई, ठीक है, ये एम ई था। तो आप 1 का कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और आर इसका कितना हो जाएगा जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर का कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम ई, इसका मास कितना हो जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू आर क्यूब, ठीक है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, जो आपका जो मास बनेगा एम एस जो बनेगा, जो इस वाले पोर्शन का जो मास है, जो अंदर वाला स्फीयर है, इसका मास कितना हो जाएगा, दैट इज एम एस, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब इंटू मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आपका मास आ गया, ठीक है। अब यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू, एम एस की वैल्यू उठा के इधर डालनी है बस आपने, ठीक है। सो नाउ विल डू दैट। सो फोर्स कम्स आउट टू बी दिस इज जी एम, सो फोर्स हमने यहाँ पे वी पुट द वैल्यू हेयर, एफ इज इक्वल टू जी एम, यहाँ पे हमने डाल दी एम ई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल बचेगा जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये मेरा बचेगा फोर्स, ठीक है। इट इज़ नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इट इज़ नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर मेरे को सरफेस पे चाहिए, इफ आई हैव टू फाइंड इट ऑन द सरफेस, बिल्कुल सरफेस पे चाहिए अगर मेरे को अर्थ के, तो आई विल पुट दिस आर इज इक्वल टू आर ई, आई विल पुट आर इज इक्वल टू आर ई, तो फोर्स ऑन द सरफेस विल कम, दैट इज इक्वल टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये क्यूब था ना, नीचे क्यूब था नीचे, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, तो आर ई स्क्वायर, तो दिस विल बी माई फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फाइंड आउट। सो एक्चुअली हमारा जो फोर्स आता है इनसाइड आता है, आउटसाइड फोर्स कितना है हमारा, आउटसाइड हमने देखा फोर्स आया जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई आर स्क्वायर, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, सपोज दिस इज माई अर्थ और ये इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सो दिस इज माई आर, ठीक है। नाउ हेयर इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और जो फोर्स इनसाइड आता है या आउटसाइड वाला आ गया, फोर्स इनसाइड कितना आता है, जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब इंटू आर, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, तो मेरा वेरी कैसे करता है, फोर्स इनसाइड ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, दिस इज माई आर ई, ठीक है, इस पे जो फोर्स है, ठीक है, ये हो गई। और जो इस पे फोर्स है मेरी सरफेस पे कितनी फोर्स आएगी, इस पॉइंट पे सरफेस पे फोर्स आ जाएगी आपकी, ये आपका, यू जस्ट पुट आर की जगह आर ही रख दो आप, यू जस्ट पुट आर की जगह आर ही, तो आर ही से एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ही स्क्वायर। सो दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ योर फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डिराइव्ड इट हियर, राइट। यहाँ पे यही डिराइव किया हुआ है। नाउ इसका जो हमारा बनेगा, ठीक है, अब हम यहाँ से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, हमारे को फोर्स पता लग गई, वी हैव गॉट द फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, हमारे को यहाँ पे फोर्स कितनी पता लग गई, फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस कम्स आउट टू बी इक्वल टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ये मेरी फोर्स आ गई सरफेस पे, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ से मास कैंसिल हो गया, तो आपकी एक्सेलरेशन आ गई, विच इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर क्या था कि फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आवर मास विच इज़ बिन कैलकुलेटेड बाय कैवेंडिश, सो कैवेंडिश वाज अ पर्सन, इट्स बिन कोटेड दैट कैवेंडिश वेट द अर्थ, सो फ्रॉम हेयर ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ योर मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, बिकॉज हमारे को रेडियस पता था अर्थ का, दैट इज़ 6.37 इंटू 10⁻⁶, और जी की वैल्यू भी हमने अप्रोक्सीमेट पहले निकाल ली थी 9.8 थ्रू द एक्सपेरिमेंट इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। फ्रॉम हेयर ही हैज़ कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ योर अर्थ का जो मास निकाला था, दैट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। सो दैट्स द कैवेंडिश वाज द फर्स्ट पर्सन हु वेटेड द अर्थ लाइक दिस, ठीक है। फ्रॉम हेयर ही गेट द वैल्यू, ठीक है। सो हमारी जी की वैल्यू हमारी आ गई, दैट इज़ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ ऑन द सरफेस। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, हमने ये निकाल ली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, अब हमारे को निकालेंगे दो और पॉइंट्स पे, दैट इज़ ऑन द एट सर्टेन डिस्टेंस,
सो एक लेंगे, वी आर गोइंग टू सी कि दिस इज आर आर ई और एट ए हाइट h, ठीक है, दिस हाइट ऑन दिस h इज़ वेरी 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 स्मॉल देन आर ई, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन लेके निकालेंगे। और दूसरा केस होगा जब व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एट ए डिस्टेंस h विच इज़ h इज़ कंपेरेबल टू आर ई, ठीक है। सो ये दोनों केस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बट डी वाले केस में जो सेकंड केस देखेंगे हम लोग कि हमारे को अर्थ के अंदर निकालेंगे, यहाँ पे सपोज दिस पॉइंट पे निकालना है, दैट इज इनसाइड द अर्थ सरफेस, सो दिस इज एट डेप्थ डी पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो इन दिस केस वी डोंट हैव टू टेक एनी अप्रॉक्सीमेशन, हमारा डायरेक्ट वैल्यू डेप्थ डी पे निकालेंगे, ठीक है। अब ये दो चीज़ें निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब सरफेस पे हमने देखा था, सरफेस पे हमने निकाली थी, अब एच पे निकालते हैं। एच पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज आउटसाइड द सरफेस, तो हम लोग यहाँ पे वी अप्लाई द फोर्स एट एच विच इज़ नथिंग बट ये शेल वाला शेल थ्योरम लगा के वी कैन डू इट। फोर्स एट एच दैट इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम, सपोज यहाँ पे मास रखा हो, डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ माई, इफ़ माई एच इज़ कंपेरेबल टू माई, सो यहाँ पे जो ग्रेविटी आएगी दैट इज़ नथिंग बट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जब आपका h जब भी कंपेरेबल विद r दे रखा है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डोंट अप्लाई द फॉर्मूला विच इज़ बीन यूज इन द अप्रॉक्सीमेशन जो हम देखेंगे। जब भी h आपका कंपेरेबल विद r दे रखा है देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है। तब आपको यही वाले फॉर्मूले से काम करना पड़ेगा। जब आपका h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r दे रखा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे g डैश कर दो, g डैश इज इक्वल टू, आप यहाँ से r ई कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा जी एम ई आर ई, कॉमन निकाल लिया आपने और आर ई स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया आपका 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली टर्म आप ऊपर ले जाओ, व्हेन h इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन आर ई हो जाएगा, वी विल अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे आप, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन हेयर। सो हमारा जी एच आ गया v डिवाइडेड बाई एम, तो जी एम ई जी एच जो हमारा जी डैश देखा था हमने दैट इज़ नथिंग बट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जब मेरा एच कंपेरेबल विद आर है, अब हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, जी डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 प्लस एच बाई आर ई रेज़ टू पावर -2, ठीक है। अब हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे बिकॉज दिस टर्म इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, बिकॉज h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, सो दिस टर्म इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन 1, सो विल अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जो कि होती है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। ये वाली टर्म हम नीचे ले आते हैं 2h बाई आर, और ये वाली टर्म क्या है मेरी, नथिंग बट g, तो मेरा g डैश आ गया दैट इज़ नथिंग बट g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। So that is what we have got. So this is the formula when h is very very much smaller than r. You cannot apply this formula everywhere, ठीक है। This is a formula when we have this condition, ठीक है। So that is, you just remember this thing because हमारा डेप्थ वाले केस में we have a formula where we are not taking the approximation. हाइट में हमने approximation लेके वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, बिकॉज डेप्थ वाला फॉर्मूला भी हमारा रिजम्बल करता है, तो दे माइट बी ए कन्फ्यूजन। सो हमारा जब भी हमारा कंपेरेबल विद आर होगा तो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। जी एच एट हाइट एच इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर व्हेन द एच इज कंपेरेबल विद आर, एंड व्हेन योर एच इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर होता है जब आपका, देन यू अप्लाई दिस वन, ठीक है। जी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर ई, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि हमने यहाँ पे देखा हमारा जो जी है एट सर्टेन हाइट एच इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। हाइट पे जाने से हमारा जी इज़ डिक्रीजिंग विद हाइट, और पेक्यूरली हम लोग देखेंगे कि हमारा डेप्थ के साथ भी जी डिक्रीज करेगा। हमारा जो सरफेस पे है बस जी इज ऑन ए हायर साइड, हमारा हाइट पे भी डिक्रीज़ करेगा जी, और डेप्थ पे भी जाके डिक्रीज़ करेगा। अब डेप्थ वाला केस देखते हैं, ठीक है। सो विल फाइंड आउट कि हमारे को दिस इज़ योर अर्थ सरफेस, सो दिस इज योर अर्थ सरफेस, ठीक है। आपको इस डेप्थ पे निकालना है, ठीक है। एट दिस डेप्थ, इस पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो नाउ इस वाले पे जो मेरे फोर्स होगी दैट इज़ बिकॉज ऑफ ये जो अंदर का मास होगा, ठीक है। ये अंदर वाले मास को कंसेंट्रिक शेल बना के एट अ कंसेंट्रेटेड सेंटर, जो कि हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्स हेयर, उसको फिर मास से डिवाइड कर देंगे, विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। और जो ये मेरी बाहर की शेल्स हैं इनकी वजह से जो मेरा फोर्स होगी, फोर्स विल बी 0, ठीक है। जो इनसाइड वाली शेल्स होंगी बस इसकी वजह से मेरा फोर्स होगी, ठीक है। सो इनसाइड वाले के लिए हमने निकाला था, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आवर मास का जो रिलेशनशिप निकाला था, मास ऑफ दैट्स ये इनसाइड सरफेस एस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आर ई माइनस वो कितना होता है, ये आर स्क्वायर आर क्यूब
तो इक्वल होता है दिस आर, इफ दिस इज माई आर ई, ठीक है। तो माई मास ऑफ दिस फॉर दिस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जो आर है दैट इज नथिंग बट योर आर ई माइनस टी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब, ठीक है। वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस, क्योंकि हमारे को एम आर वी हैव टू पुट इट इन आर फोर्स इक्वेशन, ठीक है। सो हमारी फोर्स आ गई है, वी हैव सीन इट, हर फोर्स एट डेप्थ डी, इट इज़ नथिंग बट जी एम ई एम इंटू जो आर था आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब, ठीक है। ये हमारी फोर्स आ गई, ठीक है। नाउ ग्रेविटी कितनी आ गई, एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो ग्रेविटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, और ये क्या होती है हमारी जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ठीक है। अंदर में आर ई ले गया, ये हो गया 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है। और ये कितनी होती है मेरी वैल्यू जी, ठीक है। तो मेरा जी डैश आ गया यहाँ से जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई, ठीक है। सो दैट इज़ माई विद द डेप्थ। तो हेयर ऑल्सो वी आर सीइंग कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग विद डेप्थ के साथ ये भी डिक्रीज़ कर रही है मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद डेप्थ। तो ये हमारा केस है, सरफेस पे मेरी हाईएस्ट होती है, डेप्थ के साथ भी डिक्रीज़ करेगी और हाइट के साथ भी डिक्रीज़ करेगी, बट यहाँ पे डेप्थ में आपने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया, आपको राइट जो भी वैल्यू दे रखी है डेप्थ की, यू फ्रॉम दैट वैल्यू यू हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। सो दैट इज योर विद द डेप्थ यू हैव गॉट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरिंग इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड so the inside if you see it is directly proportional to your r, and the outside it is inversely proportional to your r. So from the force we have seen force is nothing but your g m m divided by r e का होल स्क्वायर जो मेरा आउटसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे सो ये आर हो गया एट ए डिस्टेंस आर, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट यहाँ से सेंटर से एट ए डिस्टेंस आर, इफ द मास इज देयर, सो दैट इज़ योर फोर्स इज नथिंग बट योर जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इनसाइड में क्या होता था हमारा, फोर्स इज नथिंग बट जी एम डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अंदर होता था, तो अंदर वाला जो था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड इट इज़ आउटसाइड जो होता था इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। हम देखते हैं कि एक और रिलेशनशिप है हमारी, व्हेन योर एच इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन आर, तो एक रिलेशनशिप होती है जो आपकी डेप्थ, जो आपकी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो होती है दैट इज़ इक्वल व्हेन योर जो डेप्थ है, सपोज दिस डेप्थ यू आर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटी एट ए डेप्थ 10 किलोमीटर और हाइट एट ए हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, तब ये दोनों बराबर आएंगी। तो यहाँ पे जो हाइट डेप्थ होगी दैट सो हाइट होगी दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ योर डेप्थ। सपोज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ग्रेविटी है, सो वी आर एज्यूमिंग कि ये कंडीशन है, एच इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन आर। विद दिस एजम्पशन यू आर एज्यूमिंग कि आप अगर आपको जो दोनों मेरी ग्रेविटी हैं वो इक्वेट कब करेंगे, व्हेन योर डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। जब मेरी ग्रेविटी इक्वेट कब करेंगे, सो इक्वेट का मतलब हो गया यहाँ पे जो मेरी ग्रेविटी होगी इनसाइड, सपोज वी आर टेकिंग 10 किलोमीटर, तो ये जो ग्रेविटी यहाँ पे 10 किलोमीटर नीचे होगी डेप्थ में, तो यहीं पे सेम ग्रेविटी मेरी 20 किलोमीटर हाइट पे होगी, वो 20 किलोमीटर मेरी हाइट पे सेम ग्रेविटी होगी। सो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एज्यूमिंग व्हेन एच इज़ वेरी वेरी मच लेस देन आर, ठीक है। अब हम 2-3 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, विच इज़ आर इफेक्ट ऑफ अ रोटेशन और इफेक्ट ऑफ द शेप और द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड। सो शेप का देखते हैं। शेप हमारी थोड़ी शेप ऐसी है जो हमारी इक्वेटर पे अर्थ जो होता है रेडियस ज़्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है। तो अगर मेरे को ग्रेविटी अगर इक्वेटर पे निकालनी होगी तो हमारी ग्रेविटी क्या होती है, जो जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो मेरा आर बड़ा होगा, आर किस केस में बड़ा है, इन माई अर्थ, ठीक है। थोड़ा ऐसे इस टाइप इलिप्टिकल तो नहीं होती, थोड़ा ऐसे होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा आर ई इज़ मोर, ठीक है। जब आर ई ज़्यादा होगा तो आपका जी कम होगा, तो जी पोल्स पे आपका ज़्यादा होता है देन जी योर ग्रेविटी, एंड इट इज़ द वेरिएशन इज़ अबाउट 0.5% के अराउंड वेरिएशन होता है इसमें, ठीक है। अब लैटिट्यूड के साथ देखते हैं हम अपना, हाउ इट इज़ वेरिंग विद द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है आपका, कि कोई भी पॉइंट जो है आपका सरफेस पे विच इज़ मेकिंग एन एंगल लेमडा विद द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल लेमडा। अगर आपको इक्वेटर पे देखना है दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट लेमडा इज़ 0। अगर आपको पोल्स पे देखना है फ्रॉम द सेंटर द पोल्स विल बी 90 डिग्री, और एट सर्टेन एंगल देखना है आपको, इस पॉइंट पे देखना है द एंगल विल बी लेमडा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जनरल इक्वेशन फॉर द लैटिट्यूड, देन वी आर गोइंग टू सी द
see the effect of latitude, हर latitude पे it is going to get change, we'll see that effect और फिर rotation का effect देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे the earth is rotating about this, तो जो अर्थ जो यहाँ पे कोई मास रखा होगा, ठीक है, उस पर फोर्सेस निकालते हैं आप, ठीक है। इस मास पे एक mg लग रहा होगा towards the center of earth, और because of the rotation it will be having the centrifugal force m omega square r, ठीक है, if it's rotating with omega. Now we are going to equate the forces because it is equilibrium. Now we are going to equate the forces, इसको वी आर गोइंग टू इक्वेट द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा mg है, इसको मैं m ओमेगा स्क्वायर r को इस डायरेक्शन में मैं वी आर गोइंग टू कंपोनेंट लेते हैं इसके। तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा, ये r जो लोगे आप, ये वाला r है, ठीक है, दिस इज़ योर r बिकॉज दिस फ्रॉम हेयर ओनली वी आर कैलकुलेटिंग, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा, बिकॉज दिस इज लेमडा, दिस इज ऑल्सो लेमडा, तो ये वाला आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। नाउ जो आपकी ग्रेविटी होगी, ठीक है, तो ग्रेविटी जो होगी दैट इज एट सर्टेन लेमडा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू mg, सो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा, ठीक है। सो दैट इज योर g, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखोगे ना आप, इस डायरेक्शन में देखोगे, सो इस डायरेक्शन में आपकी mg इधर लग रही है और m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा इस डायरेक्शन में लग रही है। तो आपकी नेट जो बनेगी, आपकी जो फोर्स एक्सेलरेशन बनेगी, तो फोर्स कितनी होती है m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, m कैंसिल हो गया, आपका एक्सेलरेशन जो आएगी आपकी इफेक्टिव दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू g, इसको g डैश बोल दो, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा। r को आप लिख दो यहाँ से, सो यू टेक द वैल्यू ऑफ दिस r, दैट इज नथिंग बट दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ, सो दिस इज लेमडा, सो दिस विल बी लेमडा, तो r कम्स आउट टू बी इक्वल टू r कॉस लेमडा, ठीक है। आप ये r कॉस लेमडा डाल दो, तो g एट सर्टेन लैटिट्यूड कम्स आउट टू बी इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लेमडा। पहले तो कॉस लेमडा था ही, r को भी मैंने r कॉस लेमडा डाल दिया, तो ये आ गया r कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। सो एट सर्टेन एल्टीट्यूड, सो नॉट एल्टीट्यूड, एट सर्टेन लैटिट्यूड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर वेरिएशन ऑफ g, ठीक है। एट सर्टेन लैटिट्यूड दिस इज द वैल्यू वेरिएशन। आप लेमडा की वैल्यू 0 डाल दो, दैट इज एट एट इक्वेटर, ठीक है। लेमडा 0 डाला तो यहाँ पे आपकी जो g आएगी दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है। लेमडा की वैल्यू 0 डाली आपने, सो लेमडा कम्स आउट टू बी लेसर, ठीक है। सो ग्रेविटी कम्स आउट टू बी लेसर, ठीक है। जो मेरी नेचुरल जो होती है, जो हमारी g एज्यूम करते हैं हम लोग, जो हमारी g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे कम आती है मेरी इक्वेटर पे, ठीक है। बिकॉज इक्वेटर पे वी हैव सीन g माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। और मैं अगर लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज एट पोल्स, अगर मैं पोल्स पे देखूँ, सो माई लेमडा इज माई 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉस लेमडा विल बी 0, तो दिस टर्म विल बी 0, तो g लेमडा कम्स आउट टू बी इक्वल टू g, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ आवर लैटिट्यूड, ठीक है। नाउ वी हैव सीन इट हेयर, राइट। सो सेम वे आप ओमेगा से भी आप देख सकते हैं फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो विद ओमेगा ऑल्सो हाउ इट इज़ रोटेटिंग, ओमेगा के साथ भी इसका रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वी कैन सी द रिलेशनशिप विद बिटवीन आर रोटेशन एंड आर जी, ठीक है। सो हमने देखा कि जी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो है ओमेगा दिस इफ़ यू स्टॉप द रोटेशन ऑल टुगेदर, सो स्टॉप रोटेशन कर दोगे, आपकी ये वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका जो है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर आपने रोटेशन स्टॉप कर दिया आपका अर्थ का, क्योंकि रोटेशन स्टॉप किया आपका, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी, तो आपकी जो बचेगी जी विल बी योर दिस वैल्यू, ठीक है। जो आपकी वैल्यू आएगी जी 9.8, अभी जो आती है नॉर्मली इट इज़ लेसर, अगर हम देखेंगे उसकी वैल्यू कम आती है, बिकॉज वी आर हैविंग दिस कंपोनेंट ऑल्सो, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा भी होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम हमने देखा इट इज़ एट द पोल्स, ठीक है। व्हेन यू पुट एट द पोल्स पे ये 0 हो जाती है, तो मैक्सिमम विल बी एट द पोल्स, और मिनिमम विल बी एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होती है, ये वाली वैल्यू मेरी जो ग्रेविटी होती है दैट विल बी लेसर, तो इक्वेटर पे हमारी वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, तो यहाँ पे हो जाते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो दैट इज़ विद द रोटेशन इफेक्ट, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ आर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
सो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा कॉन्सेप्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ पोटेंशियल टू डू द वर्क, ठीक है। आपके एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू द वर्क। आपके पास एनर्जी, अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास हाई एनर्जी है, दैट मीन्स वो कह सकता है कि मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता हूँ। किसी के पास एनर्जी नहीं है तो वो कहना चाह रहा है कि इट कैन नॉट डू एनी वर्क अगर एनर्जी नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि मेरे पास अभी एनर्जी स्टोर है, आई कैन यूज़ दैट एनर्जी एनी टाइम इन द फ्यूचर, दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मेरे पास करंटली अभी मोशन एनर्जी है, अभी मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास मोशन एनर्जी है, अगर मैं स्टॉप हुआ हूँ तो मेरे पास मोशन एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि मैं फ्यूचर में उस एनर्जी को यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी। वो किस तरीके से होती है, सपोज ये टावर है आपका, आपके पास यहाँ पे बॉल है, आपने ये बॉल उठा के आप यू हैव अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ बिन लिंक्ड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो कि आपकी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस विच आर नॉट पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। आप यहाँ से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हो, किसी भी तरीके से लेके जाओ, आपका वर्क डन सेम ही होगा। आप किसी भी तरीके से लेके जाओ, आपका वर्क डन, आप इस तरीके से घुमा के लेके जाओ, आपका वर्क डन सेम होगा। दैट इज़ नॉट ए पाथ डिपेंडेंट फोर्स। आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन आपने कौन सा पाथ लिया हुआ है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज की वजह से वर्क डन विल ऑलवेज भी सेम। और दूसरा क्या होता है इसका कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्सेज की वजह से आपने 1 से 2 तक लेके गए हो, आप 2 से वापस 1 तक लेके आए हो, तो आपका नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो, नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। साइक्लिकल प्रोसेस में नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो इन द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आपकी जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज path independent force, so work done by the gravitational forces are path independent, so these are the conservative forces। और potential energy is only defined for the conservative forces, because हम जब हम potential energy क्या define करते हैं, when you do a work against the conservative forces that is going to get stored, ठीक है। तो suppose for instance ये जनरल इंस्टेंस देखते हैं, सपोज वी आर मूविंग इट ऑन द रफ फ्लोर पे, आप इसको मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये ब्लॉक मूव करके यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जब आ गया तो इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई, बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स द एनर्जी इज बीन रिड्यूस्ड, द एनर्जी रिड्यूस हो रही है, एनर्जी इज बीन स्पेंडिंग आउट। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज माई एनर्जी स्पेंडर एंड इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिपेंडेंट फोर्स, सो दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नाउ अगर मैं एक और चीज़ ले लूँ, मैं इसकी जगह यहाँ पे स्प्रिंग लगा देता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्प्रिंग, और मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नाउ यू अप्लाई द फोर्स। अब क्या करेगा, आप जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचे आप, ठीक है, व्हेन यू रीच फ्रॉम हियर, आपकी स्प्रिंग हो गई स्ट्रेच हो गई, आपकी स्प्रिंग हो गई यहाँ पे स्ट्रेच। अब ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई आपकी हो गई, एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे बिकॉज एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू दिस, ठीक है, एनर्जी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है इसमें। आपने जैसे ही एफ एक्सटर्नल हटाई, ये वापस इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू योर मोशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी कि वेन एवर यू डू अ वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब यहाँ पे आप ये वर्क कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये के एक्स है, के एक्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वेन एवर यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इट इज़ गोइंग टू गेट स्टोर। आप जैसे ही वर्क एक्सटर्नल हटाओगे, आपको वो एनर्जी सारी की सारी कन्वर्टेड इनटू मोशन एनर्जी, ठीक है। अब हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बॉल है यहाँ पे, आपने बॉल उठा के, बिकॉज इस बॉल के ऊपर क्या लग रही है, इधर एम लग रही है, दैट इज़ योर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नाउ यू अप्लाई एन external force which is equal to your mg, ठीक है। आप you are not accelerating it, you are taking it very slowly, which is equal to your mg, you are applying the conservative force, now you are bringing this ball and you are keeping it here, ठीक है। तो now अब क्या है इस केस में, इसकी potential energy is increased, इसकी potential energy is increased because यहाँ पे एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू इट, एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई है इसमें। आप जैसे ही एफ एक्सटर्नल हटा दोगे, ठीक है, इफ़ यू रिमूव दिस ऑल्सो, आपने एफ एक्सटर्नल हटा दिया, ये बॉल नीचे आके गिर जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू योर मोशन एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो जब भी आप वर्क डन करोगे, एक्सटर्नल वर्क डन करोगे अगेंस्ट द बिकॉज इस पर फोर्स क्या है, एम जी डाउनवर्ड लग रही है, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, आपकी जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। सो यहाँ पे भी यही कह रहा है, द एनर्जी इज बीन स्टोर्ड एट अ सो पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड एट द एनर्जी स्टोर्ड एट अ गिवन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, जैसे हम बॉल को ऊपर लेके गए थे तो हमारी यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, सपोज वी कंसिडर इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, वी कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी हेयर इज जीरो, और यहाँ से हम लोग जब यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी इज यू, तो सम एनर्जी इज बीन स्टोर्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दैट इज़ व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि आप जैसे एफ एक्सटर्नल हटाओगे, जैसे बैरियर हटा दोगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर मोशन एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर काइनेटिक एनर्जी विच इज मोशन एनर्जी। So it is only defined for the conservative forces which are work done by the conservative forces are my path independent, work done जो होता है path independent होता है। आप A.1 से
पॉइंट 2 तक लेके जाओ किसी भी डायरेक्शन में, आपका सब सारे डायरेक्शन में वर्क डन सेम होगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से घुमा फिरा के लेके जाओ, आपका हर केस में वर्क डन सेम होगा। और दूसरा क्या था हमारा, आप ए से बी तक लेके जा रहे, 1 से 2 तक लेके जा रहे हो, 2 से 1 वापस भी लेके आ रहे हो, तो इन दोनों केस में आपका नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सो दैट दीज आर द कंडीशन फॉर आवर कंजर्वेटिव फोर्सेज। एक और होती है जो कि होती है हमारी, जो कर्ल होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज का, दैट इज़ 0। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा हुआ है, सो इफ़ यू वांट टू सी यू कैन गो चेक द, हम लोगों ने ये देखा था वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में भी देखा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते थे तब भी हमने ये कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। इफ़ यू वांटेड टू सी यू कैन गो एंड चेक इट देयर, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। वी हैव सीन दिस बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। बिकॉज आप बॉल को चाहे यहाँ से स्ट्रेट ऐसे ले जाओ, चाहे बॉल को ऐसे घुमा के लेके जाओ, चाहे बॉल को स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ, ठीक है, किसी भी तरीके से लेके जाओ, आपका वर्क डन कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो द पोटेंशियल एनर्जी राइजिंग आउट ऑफ दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू डिराइव अ पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव टू टेक अ मास फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, सो सपोज this is my mass, suppose if you have to bring the mass, suppose you have to bring some mass from infinity to point 1, ठीक है, इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट। और दूसरा हम केस देखेंगे अभी जनरल केस कि वी आर टेकिंग द मास फ्रॉम 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं, तो इन दिस केस व्हाट इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू यू फाइनल, ठीक है। अब 1 से 2 तक वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ माइनस यू आई, दैट इज नथिंग बट वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। वर्क एक्सटर्नल क्या होता है आपका, फोर्स एक्सटर्नल फ्रॉम 1 से 2 आप लेके गए हैं, 1 को आप ले लो, ठीक है, 1 R1 एंड R2, ठीक है, आप R1 से R2 फोर्स एक्सटर्नल इंटू DR, ठीक है। आप फोर्स एक्सटर्नल आप कैसे लेते हो, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर फोर्स ग्रेविटी, बिकॉज आप स्लोली लेके जा रहे हो, यू आर नॉट एक्सेलेटिंग द मास, यू आर टेकिंग द मास वेरी स्लोली, सो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू योर फोर्स ग्रेविटी विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर GMM। सो ऑन द अर्थ से लेके जा रहे हैं, अर्थ के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो GMM डिवाइडेड बाय फोर्स इस पे आएगी डिवाइड बाय R², ठीक है, GMM डिवाइडेड बाय R², इट इज़ माई फोर्स इंटू DR, ठीक है। सो दैट इज़ योर, सो ये आपकी वर्क डन बाय, ये आपकी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हो गई, अर्थ ग्रेविटी की वजह से ये वाली फोर्स हो गई, दैट इज़ इक्वल टू योर एफ एक्सटर्नल, अब दैट इज़ इक्वल टू योर एफ एक्सटर्नल, ठीक है। बट इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर नॉट एक्सलेटिंग द मास। अब आप यू जस्ट पुट द वैल्यू है, आपने यहाँ पे वैल्यू डाली, सो आपका डेल्टा यू जो आया दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस वी हैव डन एफ एक्सटर्नल इंटू DR, हम लोग लेके जा रहे हैं R1 से R2, एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू योर FG, आपकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सलेटिंग द पार्टिकल। सपोज ये पार्टिकल है ना आपका, दिस इज़ योर अर्थ सरफेस, ठीक है, आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे उठा के लेके जा रहे हैं, H हाइट पे लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। जब आप इसको लेके जा रहे हैं तो इस पर mg नीचे लग रही होगी, ठीक है, बट इसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं, यू आर नॉट एक्सलेटिंग इट, सो दिस एफ एक्सटर्नल इज नथिंग टू योर m इंटू जी, ठीक है, दैट इज़ योर mg। तो यहाँ पे भी हमने ये किया, हेयर ऑल्सो वी अप्लाइड द सेम कॉन्सेप्ट, तो हमने एफ एक्सटर्नल को लिख दिया GMM डिवाइडेड बाय R², ठीक है, इंटू DR, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग विद द R। अगर इस पोजीशन पे मेरा R विल बी दिस, इस पोजीशन पे R विल बी दिस, इस पोजीशन पे R विल बी दिस, तो R इज चेंजिंग, सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक इट फ्रॉम स्मॉल, ठीक है, DR डिस्टेंस के लिए वी आर टेकिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है। नाउ हमने देखा स्मॉल अमाउंट ऑफ du निकाला हमने फ्रॉम R1 टू R2, नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, r इज हुआ -2 + 1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, तो -1/r इज द इंटीग्रेशन, ठीक है, वी हैव डन दिस, GMM डिवाइड बाय माइनस बाहर आ गया, 1/r ले लिया, R1 से R2 इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी -GMM 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। अब नाउ यही सेम ऑब्जेक्ट इफ आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, इफ आई टेक 1 इज इन्फिनिटी से 2 तक लेके जा रहा हूँ, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ R1 एज इन्फिनिटी, दिस विल कम्स आउट टू बी 0, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट सर्टेन पॉइंट, सपोज दिस इज माई अर्थ सरफेस एंड आई वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी इज दिस पॉइंट, जैसे मैंने बताया था ना पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि दैट इज नथिंग बट ब्रिंगिंग अ
bringing a unit positive charge from infinity to this point, suppose this is my point P, bringing a unit positive charge from infinity, unit mass from infinity to this point, आप ये unit mass लेके आ रहे हैं, m is equal to 1, ये unit mass लेके आ रहे हैं from infinity to 1, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ व्हाट, इस पॉइंट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ व्हाट योर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ व्हाट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी हम देखते हैं, पहले हम इस पॉइंट का निकालते हैं। सो सपोज दिस इज़ योर अर्थ सरफेस एंड यू आर ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट 1 तक लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सपोज यू टेक एट इन्फिनिटी योर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है, योर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। यहाँ पे r1 कितना है, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये इनिशियल, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं जो इन्फिनिटी पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी, तो आपकी यू फाइनल आ गई माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, दैट इज़ आर। तो ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस जी एम एम बाई आर, राइट। अब आपको कह रहा है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि यूनिट मास लेके आ रहे हैं, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ यूनिट मास का मतलब हो गया कि दिस इज़ 1, तो यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म आ गई दैट इज़ नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर if you are bringing a unit mass from infinity to this point, so that is going to give your potential। तो आपको हर एक अर्थ के अराउंड पे हर एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल होता है, आप कोई भी मास लेके आओ, आपको मास से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। आप इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, सपोज एट दिस पॉइंट इज ओ, तो वी ओ जो होगा बिकॉज ऑफ माई अर्थ, जो इस पॉइंट का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो आप मास लेके आ रहे हो विल गेट द। तो अर्थ के अराउंड पे हर एक पॉइंट पे विच इज़ कॉल्ड द स्केलर पॉइंट, हर एक पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा, आप उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ द जनरल टर्म एंड वी हैव डिराइव्ड इट द अदर टर्म ऑल्सो। सो यहाँ पे ये कंजर्वेटिव फोर्स का दे रखा हमने कि आप ए से बी तक आप किसी भी पाथ से लेके जाओ, विल गेट द सेम वर्क डन, ठीक है। So here all we have derived the same concept. So this is the work done by external force in bringing the point from 1 to 2, and so here हमारा जो होता है this one should note that only the difference of the potential energy between 2 points is a definite meaning कि एक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट थिंग, इट इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव थिंग। आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, आप पोजीशन, हमारा क्या होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन। आप 1 से 2 पे जा रहे हो, तो आपको 1 का पता होना चाहिए, तभी तो आप 2 का डिफरेंस बता पाओगे। रेफरेंस हमेशा रेफरेंस पॉइंट के साथ लिया जाता है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ना, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग, इट इज़ ऑलवेज अ रेफरेंस थिंग कि आप, बिकॉज इट इज़ बेस्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन कॉन्फिगरेशन। आपकी 1 कॉन्फिगरेशन पे थी, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गए, ये आपकी यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो जो फाइनल होगी दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल होगी, ठीक है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल होगी। सो इट इज़ नॉट हैविंग एनी एब्सोल्यूट सेंस में कोई मीनिंग नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव सेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज एक मास है तो इस तरीके से उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप कोई भी पॉइंट रखोगे सो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये होता है फील्ड की, दिस इज़ माय फील्ड। तो सेम वे हर एक पॉइंट का मेरा एक स्केलर पॉइंट होता है जो कि मेरा पोटेंशियल बताता है। अगर मैं कोई मास है, इफ़ आई एम गोइंग टू ब्रिंग द मास फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट इज़ नथिंग बट जो इस पॉइंट का मेरा पोटेंशियल होगा v इंटू माई मास, ठीक है, v इंटू एम इंटू वी कर दूंगा मैं, आई गेट माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो जिस तरीके से यहाँ पे मेरा ये वेक्टर दिखा रहा है दिस इज शोइंग द फील्ड। आप कोई भी मास रखोगे यहाँ पे सो इट इज़ गोइंग टू गेट पुश्ड हियर। तो जैसे जैसे आप पास जाते जा रहे हो इसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पास जाते जा रहे हो मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है, और दूर जाते जा रहे हो मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है इसका, ठीक है। सो दैट इज, सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ positive. If you take infinity पे at infinity at r is equal to infinity, if your potential is 0, so at certain point what is your potential, this is your potential energy at certain point. So इस कहने का मतलब है कि if this is my infinity point and you are bringing, if you want to find out the potential energy at this point r, इस point r पे potential energy निकालनी है आपको। if you are bringing a mass m2 from infinity to
दिस वन एंड दिस इज माई M1. तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है. सो दैट इज नथिंग बट इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, इस मास को इफ यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, सो नाउ potential energy will be the potential energy will be V minus G M1 M2 divided by R. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हेयर इन दिस केस. यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना, ये हमने वर्क डन किया था. वर्क डन इज नथिंग बट योर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. यू इनिशियल कितना है आपका इन्फिनिटी पे, आपका कितनी थी 0. आपको R1 कहता है इन्फिनिटी पे, इन्फाइनाइट डाल दो इसकी वैल्यू तो दिस विल कम्स आउट टू बी 0. तो आपका यू फाइनल कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय R2. R2 की वैल्यू आप R डाल दो. सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट. Now for an isolated system of the particle, अगर आपका system of particle isolated है, total potential energy is sum of the energy between the sum of the energy for all the possible pair of the constituent particle. अगर आपके दो पार्टिकल हैं तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तीन पार्टिकल होंगे तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है. अगर के चार पेयर हैं तो चारों के पेयर में इंडिविजुअली, चारों के पेयर में जो भी आपकी पॉसिबल पेयर्स होंगे उनके बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उन सबका सम होगा, दैट इज इक्वल टू योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू सी दैट. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स विच आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, वर्टिसेस ऑफ द स्फीयर पे रखे हुए हैं. ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर. ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द, सो सेंटर पे हमने पोटेंशियल देखा था. पोटेंशियल कैसे होता है हमारा, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन and bringing a unit positive charge from infinity to this point. ठीक है, work done in bringing a unit positive charge to this point, that is nothing but minus g m की जगह हमने 1 रख दिया divided by r. ठीक है, तो that is your potential. आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, आपको चारों की तरफ से निकालोगे इट विल कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, नो इन चारों की वजह से आएगा, ऐड हो जाएगा, 0 नहीं होगा बिकॉज इसकी डायरेक्शन नहीं होगी कोई भी. तो इस चारों की वजह से हो जाएगा -4 जी एम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस. ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट योर √2 एल होगा टोटल का डिवाइड बाय 2, तो एल बाय √2. सो दैट इज़ योर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट भी 4 टाइम्स ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय एल. यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे चारों की वजह से होगा, इन चारों मास की वजह से. ठीक है, तो इस पॉइंट पे होगा -4 टाइम्स जी एम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है मेरा √2L डिवाइडेड बाय 2 L बाय √2, तो L इंटू √2. सो दैट्स विल बी योर पोटेंशियल. अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. तो सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, विल आर गोइंग टू ऐड देम अप. ठीक है, तो ये हमारा सेंटर पे पोटेंशियल आ गया. अब हम सारे पेयर्स की निकालते हैं. पहले इस पेयर की निकालते हैं. ठीक है, ये 1 2 3 4 है, तो 1 2 की निकालेंगे, प्लस 1 3 की निकालेंगे, प्लस 1 4 की निकालेंगे, प्लस 2 3 की निकालेंगे, प्लस 2 4 की निकालेंगे, प्लस 3 4 की निकालेंगे. तो ये 6 पेयर बनेंगे, इन 6 पेयर की एनर्जीज निकालेंगे. ठीक है, सो बेसिकली इनके बीच में मास तो सबका m है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ही होगा. ठीक है, तो 1 और 2 का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस आएगा सारे साइंस के बीच में, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. 1 और 3 के बीच में कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. अब ये कितना हो जाएगा 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये वाला डिस्टेंस होगा, तो माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना है √2 एल स्क्वायर. 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 के बीच में, सो इफ यू टेक 2 1 2 3 4, तो 2 3 के बीच में हो जाएगा डिवाइड बाई एल स्क्वायर, 2 4 के बीच में हो जाएगा डिवाइड बाई √2 एल, 3 4 के बीच में हो जाएगा डिवाइड बाई एल. ठीक है, तो मेरे 4 पेयर बन जाएंगे मेरे डिवाइड बाई एल स्क्वायर के, 2 पेयर बन जाएंगे मेरे √2L के. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. 4 पेयर मेरे L के बनेंगे यहाँ पे, सॉरी नीचे L स्क्वायर नहीं आएगा, वी आर टेकिंग इट नॉट द डिस्टेंस, इट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज़ माइनस जी एम डिवाइडेड बाई L आएगा. ठीक है, नॉट द L स्क्वायर, सॉरी माई मिस्टेक. सो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 प्लस 2 3 लाइक दिस यू हैव टू डू, प्लस 1 1 3 प्लस 1 4 लाइक दैट यू हैव टू डू. ठीक है, सो इसमें नीचे L आएगा, तो यहाँ पे 4 पेयर हमारे L वाले बनेंगे, इसका 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 इसका, ये 4 पेयर बन गए. ठीक है, 2 पेयर मेरे बनेंगे, एक तो ये, ठीक है, एक ये, इन दोनों के 2 पेयर बन जाएंगे. ठीक है, सो 2 पेयर मेरे √2L के बन जाएंगे, 4 पेयर इसके बन जाएंगे. राइट, और मेरा सेंटर पे हमने देख ही लिया. ठीक है, इट इज़ एडिशन ऑफ ऑल 4 पोटेंशियल्स. राइट,
अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं एस्केप स्पीड का, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट हैव द वाटर एंड देन विल बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखते हैं एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट। सो इसके अंदर क्या है कि इफ़ यू थ्रो अ पार्टिकल, आप यहाँ से पार्टिकल थ्रो करो, वो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। आप थोड़ी और स्पीड से पार्टिकल थ्रो करो और ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और थोड़ी स्पीड से फेंको और ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। और अब वी यूज़ अ मशीन विच इज़ गोइंग टू गिव मोर स्पीड, तो आप देखो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। बट एक पॉइंट आएगा कि इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल बैक, इट इज़ गो इनटू द इट्स गो अवे एंड इट इज़ नॉट नेवर गोइंग टू कम बैक। सो हमारे को वही निकालना है कि व्हेन इट इज़ गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट इज़ नेवर गोइंग टू फॉल बैक। सो व्हेन इट इज़ नेवर गोइंग टू फॉल बैक, विच इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड, ठीक है। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उससे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बियॉन्ड चला जाए एंड इट विल गो अवे एंड इट इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एस्केप स्पीड, ठीक है। सो आपने देखा, you have thrown the stone by hand, it falls back. You have thrown it by using machine with much greater speed than the initial, it will fall back. But naturally the question comes to mind, can we throw an object at such initial high speed that it will not fall back to the earth? Yes, it is there, and we are going to calculate that. What we are going to use the principle of conservation of energy. एक इसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेटेलाइट बनती है, और किस तरीके से मेरा वो इट इज़ गोइंग टू escape the orbit also. So if you throw from certain mountain, if you throw the ball, आपने कम स्पीड से फेंकी तो it will fall back, आपने और थोड़ी स्पीड से फेंकी it will fall back, और थोड़ी और स्पीड से फेंकी it is go there, आपने और थोड़ी स्पीड से फेंकी it will fall here, आपने और ज़्यादा स्पीड से फेंकी it is going to do a small circular orbit करेगी, ठीक है। So this is what we call the orbit. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दिस कॉन्सेप्ट विच व्हाट इट्स बीन यूज्ड फॉर द सैटेलाइट्स। फिर और थोड़ी स्पीड से फेंकी इट इज़ गोइंग टू डू द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ज़्यादा स्पीड से फेंकी इट इज़ गोइंग टू एस्केप द ऑर्बिट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एस्केप, ठीक है, दिस गोइंग टू एस्केप द ऑर्बिट। सो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, आप पहले तो यहाँ पे गिरते रहोगे अर्थ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा एक पॉइंट पे, एक स्पीड पे आपका सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा। फिर आपने और तेज स्पीड से फेंका तो आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे बनेगा। फिर आपने और स्पीड से फेंक दिया तो आप एस्केप कर जाओगे पूरे ऑर्बिट सिस्टम से, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सैटेलाइट वाले सिस्टम में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सपोज यू आर गोइंग टू थ्रो फ्रॉम हेयर, इफ़ यू थ्रो फ्रॉम सम इनिशियल स्पीड vi, आपने थ्रो किया यहाँ से एंड इट विल गो and it will never fall back, it will go up to the infinity, ठीक है। we take it the infinity, it will never fall back, ठीक है। तो this is your initial position and this is your final position. we'll apply the conservation of mechanical energy initial and final position, और हम final position पे हम जो potential ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी u initial प्लस kinetic energy initial, और ये हो जाएगी u final प्लस kinetic energy final, ठीक है। इस पोजिशन पे यू आर टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। इनफाइनाइट पे वी आर टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। बेसिकली यू इनिशियल और फाइनल जो होता है हमारा रेफरेंस होता है, तो हम ये रेफरेंस जीरो लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वी आर टेकिंग 1/2 m, जो आपने ऑब्जेक्ट फेंका उसका इंटू वी एफ स्क्वायर। अब इनिशियली आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 m इंटू वी आई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यू आर थ्रोइंग इट, वी आर थ्रोइंग इट नॉट फ्रॉम द सर्फेस, वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम सम हाइट से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम सम हाइट से थ्रो कर रहे हैं, यू थ्रोइंग इट डज़ नॉट डिपेंड, हम लोग देखेंगे अभी, इट डज़ नॉट डिपेंड आप किस प्रोजेक्शन से फेंको, ठीक है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन दैट, कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बट वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम द हाइट एच, ठीक है। अब इस हाइट पे पोटेंशियल निकालनी है मेरे को, दिस इज माई इनिशियल। तो इस हाइट पे कितनी होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ठीक है। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज देर इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाते हैं व्हेन वी हैव ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेज, वी आर नॉट एज्यूमिंग द एयर ड्रैग, हम एज्यूम नहीं कर रहे। अगर एयर ड्रैग एज्यूम करेंगे तो वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग एनी एयर ड्रैग, तो उस केस में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल
दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लगा रहे हैं. मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मेरी ये है, फाइनल ये है. तो 1/2 m वी आई स्क्वायर माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, दैट इज इक्वल टू 1/2 m वी एफ स्क्वायर. अब फाइनल जो होगी मेरी, सो एट दिस पॉइंट जब ये एस्केप कर गया तो इन दिस पॉइंट वी कैन से इट कैन बी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट इज़ जस्ट रीच. ठीक है, या तो अगर मेरी वैल्यू फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है देन तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एस्केप. अगर मेरी इस पोजीशन पे जाके भी मेरी वेलोसिटी वी फाइनल अगर जीरो भी हो रही है ना, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू गेट एस्केप, इट इज़ नेवर गोइंग टू फॉल बैक. सो दैट इज़ द मिनिमम, हमारे को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है. सो मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है यहाँ से वेलोसिटी और ये वी फाइनल मेरी जीरो हो जाए. दैट इज़ माई इनिशियल, दैट इज़ माई मिनिमम वेलोसिटी. अगर मैं इससे ज़्यादा फेंक रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो कभी वापस नहीं आएगा. हम लोग बस मिनिमम निकालना चाह रहे हैं. मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी एफ वी आर गोइंग टू पुट इट जीरो. तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई बस. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस. सो माई इक्वेशन इज 1/2 m v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच. ठीक है, नाउ वी आर एज्यूमिंग कि हम वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वी आर नॉट टेकिंग इट, वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो यहाँ से मेरा v आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाई r. ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज़ योर वेलोसिटी 2gm बाई रूट 2gm बाई r, दैट इज़ योर एस्केप वेलोसिटी. आप इसको चेंज करो, यू जस्ट पुट इट इन 2g इंटू r. इसको r से मल्टीप्लाई करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो, ये वाली टर्म आपकी g हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2gr आ जाएगी. ठीक है, सो दैट इज़ योर एस्केप वेलोसिटी, दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी रूट 2gm e बाई आर ई. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इट डज नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ओनली प्रोजेक्शन एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा. किसी भी प्रोजेक्शन पे फेंकोगे आपकी जो एस्केप वेलोसिटी कम्स आउट टू बी दिस. ठीक है, अब इसमें यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर. एम ई आपको पता है वैल्यू 6 × 10⁻²4, आर ई आपको पता है 6.2 × 10⁻6 इंटू जी आपको पता है 6.67 × 10⁻11. आप ये वैल्यू पुट करो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ योर एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी. आप इतनी स्पीड से एस्केप स्पीड आप इतनी स्पीड से फेंकोगे देन यू विल गेट जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज़ गोइंग टू गो अवे, इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल बैक. ठीक है, सो वी हैव सीन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा. राइट, नाउ सेम कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, अगर हम मून पे अप्लाई करें तो मून का भी हमें मास पता है, वी नो द मास ऑफ द मून, वी नो द रेडियस ऑफ द मून. तो मून पे हमारी जो मेरी एस्केप वेलोसिटी आती है दैट कम्स आउट टू बी 2.3. ठीक है, सो मून की हमारी आती है दैट इज़ 2.3. व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ जी आपको पता है, मास ऑफ द मून डाल दो, रेडियस ऑफ द मून डाल दो, विल गेट 2.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, विच इज़ 5 टाइम्स स्मॉलर देन द अर्थ. और ये भी आपकी जो आ रही है 11.2 दैट इज़ विदाउट एयर ड्रैग. अगर एयर ड्रैग के साथ देखोगे दैट विल बी मोर देन दिस 11.2. ठीक है, नाउ जुपिटर पे जो आती है, यू पुट द वैल्यू ऑफ योर जुपिटर की मास डालोगे, रेडियस डालोगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर जुपिटर की आती है 60 × 10⁻60 किलोमीटर पर सेकेंड. तो दैट इज़ द रीज़न कि जो जुपिटर की इतनी हाई एस्केप वेलोसिटी है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कुड नॉट एबल टू एस्केप द जुपिटर के जो एटमॉस्फेयर है दैट दे कुड नॉट एबल टू गो एस्केप. जो गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है, यू टेक द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वो दैट विल बी लेसर देन दिस. ठीक है, तो दैट्स वाई द जुपिटर का इतना डेंस एटमॉस्फेयर होता है कि गैस मॉलिक्यूल एस्केप ही नहीं कर पाते. अब अपोजिट होता है हमारा मून का. मून की इतनी कम एस्केप वेलोसिटी होती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की मेरी जो एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन द मून की जो एस्केप वेलोसिटी है. ठीक है, तो दैट्स वाई मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर. राइट, ठीक है, सो अब हमारा ये क्वेश्चन रह गया. वी विल टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये क्वेश्चन बेस्ड हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बेस्ड क्वेश्चन है. सो नो प्रॉब्लम, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज विल रैप इट अप. ठीक है, तो आज हमने देख लिया, वी हैव सीन gravitational constant from the Cavendish experiment. We have seen the acceleration due to gravity at certain height h, depth d and some latitude, and we have seen the effect of rotation. Gravitational potential energy देखा हमने. We have seen the conservative forces and the gravity is a conservative, gravitation force is a conservative force. We have seen the gravitational potential energy rising out of that conservative force, and lately we have seen the escape speed. Right, so ठीक है, फिर that's all for today. We'll meet up in the next lecture. So okay, all right, thank you.